तो चलिए हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ज्यामिति। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्यामिति। ज्यामिति जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जियोमेट्री। ज्यामिति जो शब्द है दो शब्द खंडों से मिलकर बना है। एक है आपका ज्या और दूसरा है मिति। ज्या जिसको हम लोग कहते हैं आरेख और मिति जिसका मीनिंग होता है मापन। तो आरेख के मापन से संबंधित अध्ययन गणित के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, गणित का वह शाखा ज्यामिति कहलाता है। ठीक इसी तरह से ज्योमेट्री भी दो शब्द खंडों से मिलकर बना है, जियो एंड मेट्री। जियो का जो मीनिंग होता है वो अर्थ होता है, भूमि होता है, और मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट तो हम लोग मेजरमेंट करने के लिए सीख रहे थे, किसका? अर्थ का। तो अर्थ का मेजरमेंट यानी भूमि का मेजरमेंट, भूमि का मापन। वास्तविकता में ज्यामिति की उत्पत्ति भूमि के मापन संबंधित समस्याओं से हुआ है। जब भूमि को मापने की बात आई कि कितना भूमि है ना, किस मात्रा में भूमि है, तब वहाँ पर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है और हम ज्योमेट्री को अर्थ का मापन से अब इसे हम मॉड्यूलाइज करके और आरेख के मापन भी हम लोग समझते हैं। क्या है आरेख, इसे हम लोग पहले समझेंगे, तब तो आरेख का हम लोग मापन करेंगे। एक्चुअली बात कि भूमि पर हम कई किस्म के आरेख का निर्माण कर सकते हैं। आरेख रेखाओं से निर्मित आकृति आरेख कहलाता है। रेखाओं से जो भी आकृति निर्मित होता है उन सभी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? आरेख कहते हैं। तो पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का आरेख बनाया जा सकता है और इन आरेखों का मापन करने के लिए हम जिस गणित की शाखा का इस्तेमाल करते हैं वह हमारा ज्यामिति कहलाता है। तो आरेख का मापन हम कैसे करेंगे? तो आरेख का मापन हम कैसे करेंगे, इस बात को जानने के पहले यह बात जानना अति आवश्यक है कि ये जो आरेख है क्या होता है और कितने प्रकार के आरेख होते हैं। तब जाकर हम इन सभी आरेखों को मापने के लिए सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आरेख का उद्गम यानी आरेख का निर्माण बिंदु से होता है। यानी सबसे प्रारंभिक आकृति कोई है तो वह प्रारंभिक आकृति क्या है? बिंदु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज्यामिति का उद्गम स्थान क्या है? बिंदु है। ज्यामिति की उत्पत्ति, ज्यामिति की शुरुआत बिंदु से होती है। और मैं आपको बता दूं कि बिंदु एक ऐसी छोटी आकृति होती है जिसमें ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई और ना ही मोटाई होती है। यूक्लिड के अनुसार ये बिंदु जो होता है अपरिभाषित होता है। बिंदु की परिभाषा यूक्लिड के अनुसार नहीं होता है। तो बिंदु क्यों अपरिभाषित होता है, इस बात को भी हम लोग जानेंगे। ऐसे तो वास्तव में बिंदु अपरिभाषित होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वैसी आकृति जिसमें न तो लंबाई, ना चौड़ाई और ना ही मोटाई हो, वह बिंदु कहलाता है। जरा देखिए, मैंने तो मार्कर से एक बिंदु बनाया है। आप यदि पेन से बिंदु बनाए होते हैं तो इस बिंदु से आपका बिंदु जो है थोड़ा छोटा होता। आप कितना हो छोटा बिंदु बना लीजिए, उसमें कुछ न कुछ तो लंबाई होगा ही होगा, कुछ न कुछ तो चौड़ाई होगा ही होगा। यानी किसी भी आकृति में, कोई भी आकृति जो आप देख सकते हैं उसमें कुछ न कुछ लंबाई और चौड़ाई निहित होता है। लेकिन परिभाषा के अनुसार बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु जो है अपरिभाषित होता है, क्योंकि कितना भी छोटा बिंदु हो उसमें
थोड़ा नमूना बिंदु में लंबाई चौड़ाई पाया ही जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग बात करें बिंदु की, तो हम लोग का आप लोग पेपर पे यदि पेन से आप या पेंसिल से पॉइंट देते हैं, बिंदु देते हैं, तो वह भी एक बिंदु है। हमने एक बोर्ड पे मार्कर से बिंदु दिया है तो वह भी एक बिंदु है। यदि हम पूरे भारतवर्ष में हम अपने टाउन को देखते हैं तो वह भी एक बिंदु है, और पूरे यूनिवर्स में यदि हम पृथ्वी को देखते हैं तो वह भी एक बिंदु है। आप देख सकते हैं रात में जगमगाते आकाशीय पिंडों को आप देख सकते हैं। वे सभी आकाशीय पिंडों जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा होते हैं, जो कि एक बिंदु के समान दिखता है। तो यूनिवर्स लेवल पर, ब्रह्मांड स्तर पर हमारा पृथ्वी भी एक बिंदु के समान है। लेकिन देखिए, क्या हमारे पृथ्वी में लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं है? तो इसीलिए कहा जाता है कि हर एक पैमाना पर बिंदु की परिभाषा बदल जाती है। इसलिए यूक्लिड के अनुसार ये बिंदु जो है अपरिभाषित माना गया है। बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC, XYZ किसी भी बड़े अक्षर से हम सूचित कर सकते हैं। बिंदु को हमेशा बड़े अक्षर से ही सूचित करते हैं, छोटे अक्षरों से सूचित नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कई बिंदुओं को एक दूसरे के बगल में रख दिया जाए। बिंदु के बगल में बिंदु के बगल में बिंदु के बगल में बिंदु, इस तरह से आप बिंदु देते जाइए ना, इस तरह से एक लंबी आकृति का फॉर्मेशन होते जाएगा। तो यह जो आप लंबी आकृति देख रहे हैं, जो एक बिंदुओं का समुच्चय है ना, तो बिंदुओं का यह समुच्चय क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है, लाइन कहलाता है। रेखा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं अंग्रेजी में। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि रेखा कई बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रेखा एक ऐसी लंबी आकृति है जिसके कोई भी लंबी आकृति के दो अंत बिंदु होते हैं, है ना। एक दो अंत बिंदु होते हैं। हम भी एक लंबे आकृति हैं तो हमारा भी दो अंत बिंदु है। एक चोटी पे अंत होता है, एक जाकर एड़ी पे अंत होता है। ठीक उसी प्रकार से इसके भी कोई भी लंबी आकृति के दो अंत बिंदु होते हैं, और इनके दोनों अंत बिंदु कहाँ हैं? तो ये कह रहा है, एरो का निशान कह रहा है कि हम जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? तो हम जाते रहेंगे, जहाँ तक आप सोच सकते हैं उससे भी आगे हम जाएंगे। ये एरो का निशान क्या कह रहा है कि हम भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो हम जाते रहेंगे, जहाँ तक आप सोच सकते हैं उससे भी आगे हम जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह जो लंबी आकृति है जिसका दोनों अंत बिंदु बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक बढ़ेगा? तो अनंत तक बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेखा एक ऐसी लंबी आकृति होती है जिसके दोनों अंत बिंदु कहाँ होते हैं? तो दोनों अंत बिंदु अनंत पर होते हैं। आप देख सकते हैं यह भी एक रेखा ही है, क्योंकि यह भी एक लंबी आकृति है। इसके भी दोनों अंत बिंदु अनंत पर हैं, तो यह भी एक रेखा है। लेकिन दोनों रेखाओं में थोड़ा सा अंतर है। यह जो है दो एक दूसरे के ठीक बगल के बिंदु से बना है, लेकिन यहाँ पर बिंदु जो हैं क्रमवार नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से इसे हम सरल रेखा कहते हैं, और इसे हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेखा आपको कितने प्रकार के दिख रहे हैं? दो प्रकार के दिख रहे हैं। एक सरल रेखा दिख रहा है और एक वक्र रेखा दिख रहा है। तो वक्र रेखा जो होता है सरल रेखा की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है। तो वक्र रेखा की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग चर्चा किसकी करेंगे? सरल रेखा की चर्चा करते हैं। तो चलिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि यह एक रेखा है ना। तो रेखा तो यह भी है, यह रेखा ये भी है, और भी रेखाएं खींची जा सकती है। तो सभी रेखाओं को सूचित करने के लिए रेखाओं का नामांकन जरूरी होता है। तो इन रेखा को नामांकित करने के लिए रेखा पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं, और इन बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित कर दिया जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि यह एक रेखा है और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग रेखा AB। और इसको आप सूचित करना चाहते हैं तो AB के ऊपर एक ऐसा सिंबल लगा देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे रेखा AB, और इसे हम ग्राफ में इस तरह से डिनोट करेंगे। तो चलिए, ये तो है आपका रेखा AB। अब इस रेखा पर एक मध्य बिंदु लेते हैं। ये दोनों A और B के ठीक बीच में एक बिंदु लेते हैं O, और उस बिंदु को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका रेखा जो है दो भागों में, बीच से दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक O से A की ओर चला जाता है और एक O से B की ओर चला जाता है। तो एक रेखा अब दो भागों में विभक्त हो चुका है। तो ऐसे रेखाओं को हम अर्ध रेखा कहते हैं, अर्ध रेखा कहते हैं, हाफ लाइन कहते हैं। अच्छा, जरा सोचिए कि ये जो हमारा सरल रेखा था AB, यह हमारा बीच से दो भागों में डिवाइड ना होकर, है ना, कहीं और से दो भागों में डिवाइड होता, है ना, तो क्या हम इसे अर्ध रेखा कह सकते थे? तो नहीं, हम इसे अर्ध रेखा नहीं कह सकते हैं। और जब इसे हम अर्ध रेखा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आधा आधा हुआ नहीं तो अर्ध रेखा कह नहीं सकते हैं। और जब इसे हम अर्ध रेखा नहीं कह सकते हैं तो क्या कहेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हम इसे किरण रेखा कहते हैं। कैसी रेखा कहते हैं? किरण रेखा कहते हैं, रे लाइन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किरण रेखा का हम परिभाषा कुछ इस तरह से दे सकते हैं। किरण रेखा भी एक लंबी आकृति है ना, लेकिन इसमें हमारा एक अंत बिंदु पता है कि एक अंत बिंदु O से शुरू हो रहा है और एक अंत बिंदु कहाँ होता है? अनंत पे होता है। जो B है ना, वो कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। किरण रेखा एक लंबी आकृति है जिसका एक अंत बिंदु तो हमें ज्ञात होता है, जबकि दूसरा अंत बिंदु अनंत पर होता है। तो इस तरह से इस किरण रेखा को हम बोलेंगे किरण रेखा OA, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे किरण रेखा OB। ऐसा ना सोचिएगा आप लोग कि वो जो है उस दिशा में जा रहा है तो यहाँ OA का सिंबल ऐसा होना चाहिए और OB इस दिशा में जा रहा है तो ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये सिंबल ये कहना चाहता है कि O से शुरू होकर A की ओर जा रहा है। तो देखिए, O से शुरू होकर A की ओर जा रहा है ना, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि O से शुरू होकर B की ओर जा रहा है। तो देखिए, O से शुरू होकर B की ओर जा रहा है ना। तो इस तरह से हम किरण रेखा को सूचित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेखा है ना, इस रेखा जो AB है हमारा, और AB के दोनों भाग जो बढ़ता जा रहा है उसे हम डिलीट कर देते हैं। यानी जो टर्मिनेटिंग पार्ट है, जो बढ़ता हुआ भाग है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यह भी एक लंबी आकृति प्राप्त होती है, लेकिन इस लंबी आकृति का दोनों अंत बिंदु हमें ज्ञात होता है। और ऐसी लंबी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं, जिसे हम लोग सेमी लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इसको रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। रेखा खंड एक ऐसी लंबी आकृति है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और दोनों अंत बिंदु हमें ज्ञात होता है, जानकारी में होता है कि दोनों अंत बिंदु कहाँ है। तो इस तरह से सरल रेखा, वक्र रेखा, रेखा का अर्ध रेखा, किरण रेखा और रेखा खंड को हम लोग समझे हैं। अब हम लोग थोड़ी सी और बात को समझेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यह एक रेखा है। यह रेखा जो है क्षिति यानी जमीन के समानांतर है। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं।
क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो रेखा क्षिति के समानांतर हो, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, जो पृथ्वी के साथ साथ जाता है वह क्षैतिज रेखा कहलाता है। और यह जो रेखा देख रहे हैं यह क्षैतिज रेखा नहीं है, यह क्षैतिज रेखा पर है ना लंबवत है। तो ऐसी रेखा को हम उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। यह जो आप रेखा देख रहे हैं यह रेखा न तो क्षैतिज रेखा है और ना ही उदग्र रेखा है। यह जो रेखा आप देख रहे हैं जो तिरछी रेखा है, हाँ इसे हम तिरछी रेखा कह सकते हैं, लेकिन गणित की भाषा में हम इसे तिर्यक रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा और तिर्यक रेखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर एक जगह पर समान हो। जितना दूरी यहाँ पर उतना ही दूरी यहाँ पर उतना ही दूरी, हर जगह पे दूरी समान हो। तो ऐसे रेखाओं के युग्म को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। रेल की जो पटरी होती है वह समांतर रेखा का ही एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं इन दो रेखाओं को आप देख सकते हैं, क्या ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं? तो हम देख सकते हैं कि कहीं दूरी ज़्यादा है और कहीं दूरी कम है, सभी जगह पे दूरियां समान नहीं है, तो इसे हम समानांतर रेखा नहीं कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? असमांतर रेखा बोलेंगे। यदि इस रेखा का नाम AB हो और इस रेखा का नाम CD हो तो हम इसको संकेत में लिख सकते हैं कि AB जो है वह पैरेलल है किसका? CD का। या तो CD पैरेलल है AB का, वह भी लिख सकते हैं। और ये इस रेखा का नाम यदि AB हो और इस रेखा का नाम CD हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रेखा AB और CD जो है समानांतर नहीं है, काट दिए, यानी समानांतर नहीं है, यानी क्या है? असमांतर हैं। यह जो असमानांतर रेखाएं होती हैं, असमानांतर रेखाएं आगे जाकर कहीं न कहीं पर जरूर कट जाती हैं और असमानांतर रेखाएं जब एक दूसरे को काट देती हैं तो ऐसे कंडीशन में यह असमानांतर रेखाएं अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, इंटरसेक्टेड लाइन कहलाता है। मान लिया जाए यह रेखा आपका AB है और यह रेखा आपका CD है, तो रेखा AB और रेखा CD दोनों कैसी रेखाएं हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दो रेखाएं दिखेंगी। एक रेखा तो आपको AB दिख जाएगा और एक रेखा आपको CD दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये दो रेखाएं जो देख रहे हैं आप, क्या इन दोनों रेखाओं को समानांतर रेखा कहा जा सकता है? तो हम समानांतर रेखा कब कहेंगे? समानांतर रेखा की परिभाषा को एक बार मनन करेंगे। समानांतर रेखा तब कहलाता है जब दो रेखाओं के बीच की दूरियां हर एक जगह पर समान होती है, तो वह समानांतर रेखा कहलाता है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर देखिए तो 0, यहाँ पे दूरी है ही नहीं तो दूरी 0, इन दोनों के बीच की दूरी 0, हर जगह पे दूरी 0। इन दोनों रेखाओं की दूरियां प्रत्येक जगह पे समान है, तो इसे हम समानांतर रेखा
कह सकते हैं, क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच की दूरियां हर एक जगह पर समान है। लेकिन दूरियां समान होने के साथ साथ यहाँ पर दूरी 0 हो जाता है, तो समानांतर रेखा तो कह ही सकते हैं। इसके साथ साथ इसे हम एक और स्पेशल नाम से भी जानते हैं। इसे ऐसी रेखा को हम लोग समपाती रेखा भी कहते हैं। समपाती रेखा, कनकरेंट लाइन, जो रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित हो, एक दूसरे पर ओवरलैप हो, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समपाती रेखा बोलते हैं। जरा गौर फरमाइएगा आप लोग, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेखा है। यह रेखा जो है AB है, जो एक वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। तो ऐसी रेखा जो किसी आकृति को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या तो एक बिंदु पे स्पर्श करके निकल जाती है, तो ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन कहते हैं इसे हम लोग। और जहाँ पे स्पर्श करता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। जरा गौर फरमाइएगा कि ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखा AB आप देख रहे हैं, ये रेखा AB इस वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा है। स्पर्श तब करता जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता, यह तो 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या स्पर्श रेखा नहीं कह सकते हैं। ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, क्रॉस लाइन, जो क्रॉस कर जाता है। सेकंड लाइन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सेकंड लाइन इसको बोलते हैं हम लोग, इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। चलिएगा एक बात मैं आप लोगों को और समझाऊं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 2 रेखाएं दिख रही होंगी, और ये दोनों रेखाएं आपको समांतर दिख रहा होगा। यदि रेखा AB और रेखा CD दोनों आपस में समानांतर है, और इन दोनों समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काट रही है, चूँकि यह रेखा तिरछी है, इसलिए हम इस रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा तो कह ही सकते हैं। लेकिन यह जो तिर्यक रेखा है, जो दोनों समानांतर रेखाओं को छेद रहा है, इसलिए इस रेखा को हम सिर्फ तिर्यक रेखा न कह के इसे हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तीसरी रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। रेखाओं की तो बात हम कर रहे हैं, तो रेखाएं और भी हैं जिसकी चर्चा हम बस थोड़ी सी शॉर्ट में कर ही लेते हैं। आप कोई भी आकृति का फॉर्मेशन करते हैं, यदि यहाँ पे आकृति ABC है, तो यह आकृति ABCD जो है यह भी रेखा से निर्मित है। इसमें भी 4 रेखाएं हैं। रेखाएं रेखाखंड है ना, ABCD, BC, CD, AD, 4 रेखाखंड हैं, 4 भुजाएं हैं, जिसमें AB और DC जो है ये दोनों सम्मुख रेखाएं कहलाएंगे। सम्मुख रेखाएं, सम्मुख रेखाएं कह दीजिए या सम्मुख भुजा कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक उसी तरह से AD और BC भी सम्मुख रेखाएं हैं। लेकिन बात करें AB और AD की, या तो बात करें AB और BC की, तो क्या ये दोनों रेखाएं सम्मुख रेखाएं हैं? तो आमने सामने की रेखाएं नहीं हैं। ये दोनों आमने सामने की रेखाएं थी तो सम्मुख रेखा कहलाया, आमने सामने की रेखा नहीं है तो इसे हम सम्मुख रेखा नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी रेखाओं को कैसी रेखा बोलेंगे? तो ऐसी रेखाओं को हम लोग एडजेसेंट लाइन कहते हैं। एडजेसेंट लाइन को हम लोग कहते हैं